ओम सदगुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में मेरे प्यारे आपका स्वागत है। चल रही वही आपकी पुरानी सीरीज जिसका नाम है न्यू सीरीज। पेपर यहीं से रहेगा 2025-2026। उसी के अंतर्गत जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है। और सोच रहे हैं जो पीवाईक्यू है वो भी आपके कई पार्ट में वीडियो बना दें, क्योंकि कभी कभी ये होता है जैसे संडे हम लोग प्लान किए रहते हैं और संडे कोई व्यस्तता आ जाती है, फिर हो ही नहीं पाता है, फिर पता चलता है एक संडे और वेट करना पड़ता है। तो ठीक है प्यारे, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत समय न लेते हुए प्रीवियस लेक्चर में आप बात किए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ ये था कि जैसे करंट मैग्नेट प्रोड्यूस कर सकती है। भाई आप सोलेनाइड क्या था, इलेक्ट्रिक करंट से आप मैग्नेट बना देते थे। तो फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है क्या मैग्नेट करंट बना सकता है? ठीक है, तो फिर फाइनली पता चला कि हाँ मैग्नेट करंट बना सकता है। अब वो भी कब? जब मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन हो और किसी कॉइल से लिंक्ड। ठीक है, और फ्लक्स में वेरिएशन कितने तरीके से कर सकते हैं, बात हुई थी आपसे। मैग्नेटिक फील्ड बदल के, एरिया वेक्टर बदल के, एंगल बदल के, या मैग्नेटिक मटेरियल को इंसर्ट करके सोलेनोइड के अंदर या कॉइल के अंदर, करंट को कम ज्यादा करके, और यहाँ आप थीटा के प्लेस पर ओमेगा टी लिख सकते थे तो ओमेगा बदल के। इतने सारे तरीके थे जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स को बदल कर सकते थे। और किसी भी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, जो कि इंड्यूस्ड करंट का कारण बनेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये फार्मूला था। तो इस फार्मूले में जब तक फाई भी वेरिएबल होगा आपका तभी तक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, क्योंकि जैसे ही फाई भी कांस्टेंट होगा डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा, ईएमएफ गायब, करंट गायब, ऐसा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन यहाँ जरूरी है। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन कंटिन्यू रहेगा तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप रहेगा, और जब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप रहेगा तब तक इंड्यूस्ड करंट भी प्रेजेंट रहेगी, अदरवाइज प्रेजेंट नहीं रहेगी। ठीक है, और यहाँ लेंज लॉ था। लेंज लॉ आपका एक प्रकार से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी सपोर्ट करता है। और लेंज लॉ हमें ये बताता है कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन या इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलरिटी ऐसी होगी, यह उस कारण का ही अपोज करेगी जिसके कारण ये खुद प्रोड्यूस हुई है। वैसे देखा जाए तो इसी लॉ में ये लॉ भी है, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। माइनस का मतलब है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा, जिसके कारण वो खुद प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग मोशनल ईएमएफ की बात करते हैं, लेकिन यहाँ जरा ध्यान दें, आपका ये बीएलवी फार्मूला तो आता है, लेकिन ये इसमें आपका करंट कैरिंग, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर नॉर्मल टू द फील्ड मूव कर रहा है और ऐसे मूव कर रहा है। मतलब इसकी पहली लोकेशन से दूसरी लोकेशन पैरेलल है, फिर तीसरी लोकेशन भी क्या है, पैरेलल है। ये इतना ध्यान क्यों दिला रहे हैं आपको, अभी आगे बात करते हैं। ठीक है, फिर आगे यहाँ आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस किया गया, सॉल्व किया गया, इंड्यूस्ड करंट की बात की गई, इंड्यूस्ड फोर्स की बात की गई यहाँ पर, और यहाँ पर बात की गई आपकी किसकी, इंड्यूस्ड करंट के कारण जो पावर लॉस हो रहा है। ठीक, और यहाँ पर इस फार्मूले से भी हम ये रिजल्ट ला दिए, ये रिजल्ट दूसरे तरीके से भी लाए थे, तो एक प्रकार से आपका फैराडे लॉ भी प्रूफ हो गया। यहाँ पर मैकेनिकल पावर जो आप कंज्यूम हो रही है यहाँ पर, वो बात हो गई जो अप्लाई करना पड़ रहा है, और इंड्यूस करंट के अपोज को कैंसिल करने के लिए जिससे वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहे, तो ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ शायद थैंक्स बोला गया है पिछले लेक्चर का, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपके सामने देखें आप, यहाँ एक न्यूमेरिकल दिख रहा है, कुछ नहीं एग्जाम्पल है। अब देखिए जरा यहाँ पे, कंसिडर एक्सपेरिमेंट 6.2, व्हाट वुड डू यू ऑब्टेन ए लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वोमीटर। गैल्वोमीटर का लार्ज डिफ्लेक्शन चाहिए, इसका मतलब इंड्यूस करंट की वैल्यू बढ़ानी होगी। इंड्यूस करंट की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ेगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ कब बढ़ेगा, आप जानते हैं, आप वैसे जानते बहुत कुछ है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू होता है माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी। तो अब लगे आप देख लें, फाई बी इज इक्वल टू, अभी हम बात भी किए थे वैसे, बी ए कॉस थीटा होता है।
और बी के प्लेस पे हम लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर एन आई, ए है ही है, और कॉस थीटा के प्लेस पे ओमेगा टी लिख सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि व्हाट वुड यू हैव टू डू टू ऑब्टेन ए लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वोमीटर। गैल्वोमीटर का लार्ज डिफ्लेक्शन के लिए हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा चाहिए, उसके लिए हमको फ्लक्स में वेरिएशन ज्यादा चाहिए, और फ्लक्स में वेरिएशन ज्यादा के लिए मैग्नेटिक फील्ड हम बढ़ा सकते हैं, एरिया बढ़ा सकते हैं, एंगल में वेरिएशन कर सकते हैं, या हम सोलेनॉइड के अंदर या कॉइल के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल इंसर्ट कर सकते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, करंट में वेरिएशन कर सकते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इतने सारे तरीके हैं जिससे हम मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ भी बढ़, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ बढ़ जाएगा तो इंड्यूस करंट बढ़ जाएगी, इंड्यूस करंट बढ़ जाएगी तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखिए कह रहे हैं टू ऑब्टेन ए लार्ज डिफ्लेक्शन वन आर मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन। यूज ए रॉड मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन इनसाइड द कॉइल, और या कनेक्ट द कॉइल टू ए पावरफुल बैटरी, मतलब करंट आप बढ़ा दें पावरफुल बैटरीज करंट करके, या मूव द अरेंजमेंट रैपिडली टुवर्ड्स द टेस्ट कॉइल। टेस्ट कॉइल के लिए तरफ अरेंजमेंट को आप तेजी से मूव कराएंगे तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं। तो इन तरीकों से आप इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ा सकते हैं, जिससे इंड्यूस करंट बढ़ जाएगी, इंड्यूस करंट बढ़ जाएगी, रिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हाउ वुड यू डिमॉन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इन द अब्सेंस ऑफ गैल्वोमीटर। ये कह रहे हैं यदि गैल्वोमीटर अब्सेंट होगा, गैल्वोमीटर नहीं होगा, तो ऐसा आप क्या कर सकते हैं कि आपको पता चल जाए कि इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो चुकी है। तो हमको कुछ नहीं करना है, जहां आप गैल्वोमीटर कनेक्ट करते हैं मेरे प्यारे, उसी गैल्वोमीटर के दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको जो झालर वाली बल्ब नहीं आती है, जो छोटी वाली एलईडी बल्ब होती है, उसको आप वहां कनेक्ट कर दो। इंड्यूस करंट प्रेजेंस होगी तो वो लाइटेंड हो जाएगी, अदरवाइज लाइटेंड नहीं होगी। उससे हमको पता चल जाएगा कि इंड्यूस करंट प्रेजेंट है या नहीं, प्रोड्यूस हुई कि नहीं। तो गैल्वोमीटर की जगह पे हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पर एक दूसरा क्वेश्चन भी है आपका, ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.5 ओम। स्क्वायर लूप है, ये यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल की बात हुई थी, अभी हम लोग सेकेंड एग्जांपल की बात कर रहे हैं। स्क्वायर लूप है भैया, जिसकी साइड्स हैं 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो आप एरिया निकाल सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं 10 टू पावर -1 मीटर का स्क्वायर, या हो जाएगा 10 टू पावर -2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया निकल आई यहाँ पे। फिर ये क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस कितना है भाई, रेजिस्टेंस यहाँ पर है 0.5 ओम, इज प्लेस्ड वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। वर्टिकली मान लो ये डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में वर्टिकली ये प्लेस्ड है। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.10 टेस्ला, इस सेटअप अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का मतलब है कि इससे एंगल ये 45 बनाएगा, थीटा यहाँ 45 दे रहा है, 45। आप ये मान के चलिएगा कि जैसे आपका ये ईस्ट है, ये क्या है वेस्ट है, तो ये नॉर्थ है, ये क्या है साउथ है, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये मानना होता है। इसका मतलब जो प्लेन है वो प्लेन से कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री बनाएगा, और नॉर्मल भी 45 डिग्री बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड से, तो ठीक ही है। और द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब कि 0.10 टेस्ला से मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दिया जा रहा है। और टाइम कितना लिया जा रहा है इस काम में, तो टाइम लिया जा रहा है आपका 0.70 सेकेंड।
ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, आप जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन डी फाइव बी बाई डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू, तो यहाँ आपका माड वैल्यू यहाँ ले, यहाँ प्लस माइनस से कोई मतलब है नहीं, एन के प्लेस पे 1 हो जाएगा, माड लगाएंगे तो माइनस गायब हो जाएगा, बचेगा डी बाई डी फाइव बी बाई डी टी। अब फाइनल, वैसे माइनस लगाए भी रहते हैं तो यहाँ माड आप हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है, आप माइनस लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं इसे, क्योंकि यहाँ आपको एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस लगा रहने दें आप, माइनस फाइनल कितना है आपका डी फाइव बी, मतलब पहली बात तो डी बाई डी टी ऑफ फाइव बी के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, हाँ बी ए कॉस थीटा, यहाँ पर 45 डिग्री है, थीटा यहाँ पे कितना है 45 डिग्री है। अब देखें, माइनस ए बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, कास 45 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड बदली जा रही है तो यहाँ रहने दें और बाई डी टी कर दें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। माइनस ए के प्लेस पे हो गया आपका, कहाँ गया, एरिया कितना आया था 10⁻⁻², कास 45 हो गया आपका 1/√2, डी बी फाइनल माइनस इनिशियल और अपान डी टी है आपका 0.7, ठीक है, तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा -10⁻⁻², और ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ आपका 0.1 है, एक पॉइंट हट जाएगा तो 1/7 रहेगा, 7√2, 7√2, ये हो जाएगा आपका 1/7√2 इंटू 10⁻⁻², इतना वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप यदि चाहेंगे कि फाइनल आंसर फाइनल करके दें तो भाई दे दें फाइनल करके, पहली बात तो 7 इंटू √2 की वैल्यू होती है 1.414 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1/9.898 इंटू 10⁻⁻² वोल्ट इज इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे, आप 1 में डिवाइड कर दें 9.898 से, इक्वल टू आपका आ गया ये 0.101 इंटू 10⁻⁻², और जिसे आप लिख सकते हैं एक बाक्स 10⁻³ वोल्ट या 1 मिली वोल्ट, ठीक है। अब इसी में और क्या सॉल्व करना है आपसे, करंट भी पूछा गया था शायद, आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी E/R, ये है आपका 1 इंटू 10⁻³ ई की वैल्यू, और आर है 0.5, ये हो जाएगा आपका पॉइंट हटेगा, ये हो जाएगा 10, 10 में 5 2 आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर, या इसे हम 2 मिली एम्पियर कह सकते हैं। आप जाइए, तो ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, बहुत सिंपल सा सॉल्व है, वैल्यू रखना था, आंसर था, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ आपका देखिए, a circular coil of radius 10 centimeter, 500 tons and resistance 2 ohm, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 10 टू पावर -1 मीटर। नंबर ऑफ टन्स हैं 500, रेजिस्टेंस है 2 ओम, is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of Earth's magnetic field। तो जो आपका सर्कुलर कॉइल का प्लेन है और उससे जो है सर्कुलर कॉइल के प्लेन से मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री एंगल बना रही है। सर्कुलर कॉइल के प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हो जाएगा, तो थीटा बराबर एक्चुअली हो जाएगा 0। इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री। पहले थीटा 0 था, अब थीटा मतलब थीटा 1 0 था, थीटा 2 हो गया आपका 180 हो गया, कितना हो गया 180 हो गया। और कितने टाइम में ये सब किया जा रहा है, तो टाइम हो गया आपका 0.25 सेकेंड। estimate the magnitudes of the EMF and current induced in the coil। होरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड दी गई है और कितनी दी गई है 3 इंटू 10 टू पावर -5 टेस्ला। ठीक है, अब आपसे इंड्यूस्ड EMF पूछा गया है और इंड्यूस करंट पूछी गई है। तो बहुत सिंपल सा ये भी है, इसमें भी बहुत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखें पहले क्या था, जैसे सर्कुलर कॉइल जो है उसके प्लेन के नॉर्मल थी फील्ड। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में थे तो एंगल हो जाएगा 0। और फाइनल 180 डिग्री रोटेट कर दिया जा रहा है तो 0 से 180 डिग्री हो जाएगा एंगल। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको चाहिए तो आप जानते हैं E इज इक्वल टू -N d∅b/dt। तो यहाँ पर -N के प्लेस पे आपका 500 और d/dt के प्लेस पे आपका हो जाएगा 25 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं इसे, 25 इंटू 10⁻² सेकेंड। 5b के प्लेस पे हो जाएगा आपका b a cos थीटा। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका -500 अपॉन 25 इंटू 10⁻²। यहाँ b आपका कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, वेरिएशन थीटा में हो रहा है तो यहाँ d आप cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखें यहाँ पर आपका माइनस ये इससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 20 टाइम्स जाएगा, शायद हो जाएगा 20 10⁻² यहाँ पे है ही है। b की वैल्यू आपकी कितनी है 3 इंटू 10⁻⁵। एरिया की जगह पे हो जाएगा आपका πr² और पाई दैट मीन्स 22/7, r² दैट मीन्स 10⁻⁻1 का स्क्वायर हो जाएगा 22/7 इंटू 10⁻⁻² मीटर। एरिया के प्लेस पे आप क्या लिख देंगे 22/7 इंटू 10⁻⁻² एरिया हो गया। अब d cos थीटा मतलब डिफरेंस हो जाएगा, फाइनल क्या हो रहा है cos 180, इनिशियल कितना था cos 0। ठीक है, सारी वैल्यू आप लिख दिए, b की डाल दिए, a की, cos थीटा का जो वेरिएशन था डाल दिया गया। अब 10⁻² से 10⁻² हो जाएगा आपका कैंसिल। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आपका -10
23 जा 60 हो जाएगा इंटू 22 अपान 7 इंटू 10⁻⁻5 बचा हुआ है। ये हो जाएगा आपका कास 180 -1, कास 0 1 ही है, -1 क्या आ जाएगा, -2, एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो 62 जा 120 इंटू 22/7 इंटू 10⁻⁻5, ये हो जाएगा आपका, कहाँ गए आप भाई साहब, 120 मल्टीप्लाइड बाई 22 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू, ये आ गया आपका 377.14 इंटू 10⁻⁻5 है यहाँ पे, जिसे आप लिख सकते हैं 3.7714 इंटू 10⁻³ वोल्ट, या ये हो जाएगा 3.7714 मिली वोल्ट। ठीक है, आपसे करंट भी पूछा गया है, क्या पूछा गया, करंट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाई आर हो जाएगा, और ई कितना आया है आपका 3.7714 मिली, और आर के प्लेस पे आप क्या लिख देंगे, आ गया भाई साहब, आर दिखा है 2, तो इसमें आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड आप कर दें किससे, 2 से, इक्वल टू 1.188.57, यहाँ आप जो है (10⁻⁻5) रहने देंगे, तब ये लिखेंगे आप, या छोड़ें आप, ये आ जाएगा आपका 1.8857 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, ये एम जो लिखा था यहाँ मिली था। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया आपका, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 था, सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखें जरा, यहाँ कह रहा है 6.7 फिगर, planar loops of different shapes moving out of or into a region of a magnetic field which is the directed normal to the plane of the loop determine the direction of the induced current in loop using Lenz law। नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, जरा देखें यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड डायरेक्शन है, इधर है इनवर्ड डायरेक्शन है, और यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ डी है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, ये ऐसे आपका लूप, ठीक है, और ये इधर जा रहा है, लूप जब अंदर जाएगा तो लूप से लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, इंड्यूस करंट आएगी, और इंड्यूस करंट आएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने का अपोज करेगी। मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने का अपोज करने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर देगी या डिक्रीज कर देगी, डिक्रीज कर देगी। अब मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने के लिए उसको फील्ड की डायरेक्शन क्या रखनी चाहिए, जो पहले से फील्ड की डायरेक्शन है जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में अपोजिट 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 रखेगी तो करंट को ऐसे चलना होगा, ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हो जाएगी जो आपको दिखाई जा रही है, यही आंसर हो जाएगा। यहां देखें एक इरेगुलर शेप का आपका प्लेनर लूप है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल मूव कर रहा है, लेकिन इस बार ये बाहर जा रहा है, और
बाहर जा रहा है तो इससे लिंक्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही होंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा होगा। इंड्यूस करंट आएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कम होने नहीं देगी, मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाएगी। उसके लिए इसको फील्ड को स्ट्रांग करना होगा, फील्ड को स्ट्रांग करने के लिए इसे सपोर्ट या अपोज सपोर्ट करना होगा। सपोर्ट करने के लिए इसको फील्ड की डायरेक्शन में ही फील्ड बनानी पड़ेगी। तो इसका मतलब अब करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। आंसर आप इसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे। यहाँ एक ट्रायंगुलर लूप है, ट्रायंगुलर है, प्लेनर भी है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल चल रहा है। यहाँ ए है, सी है, बी है। ये भी क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो बाहर जा रहा है तो यहाँ भी करंट ऐसे ही हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में। ठीक है, सिंपल था, लेंज ला लगाना था यहाँ पे। आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, कहाँ आ गए, क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखें आप। A closed loop is held stationary in the magnetic field. हाँ, क्या बोला जा रहा है, A closed loop is held stationary in the magnetic field between the north and south poles of two permanent magnets held fixed. देखो क्लोज लूप भी स्टेशनरी है, ठीक है, और जो ये नॉर्थ और साउथ पोल जो मैग्नेट्स के हैं वो भी क्या है, हेल्ड फिक्स्ड, वो भी फिक्स्ड हैं। कैन वी होप टू जनरेट करंट इन लूप बाय यूजिंग वेरी स्ट्रांग मैग्नेट्स? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं E इज इक्वल टू होता है माइनस एन डी फाइव बी बाई डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फ्लक्स का वेरिएशन बहुत जरूरी है, यहाँ फ्लक्स का वेरिएशन नहीं होगा। इंड्यूस तो फ्लक्स इसका मतलब कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो हो जाएगी, इंड्यूस करंट भी जीरो ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ आंसर होगा नो, यहाँ आंसर होगा नो। ठीक है, फिर नेक्स्ट कह रहा है, ए क्लोज लूप मूव नॉर्मल टू द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ लार्ज कैपेसिटर इज ए करंट इंड्यूस्ड इन द लूप। देखें, पहली बात तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करने का कारण नहीं बन सकता है, यहाँ आंसर नो ही होगा। when it is wholly inside the region between the capacitor plates, when it is partially outside the plate। आप ये समझ लें कि यहाँ ये कंफ्यूज किया गया है आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ रोल प्ले करेगी, तो यहाँ भी आंसर नो ही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट, a rectangular loop and a circular loop are moving out of a uniform magnetic field region in 6.8 to a field free region with a constant velocity v, in which loop do you expect the induced EMF to be constant during the passage out of the। हाँ, जरा यहाँ देखें, इसकी बात करते हैं हम लोग। इंड्यूस ईएमएफ कब कांस्टेंट होगा, कब कांस्टेंट नहीं होगा, ये बात करनी है। भाई साहब को छोटा कर दे रहे हैं, अब जाइए किनारे। और यहाँ पर हाँ देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए, अब यहाँ रेक्टेंगुलर लूप है, क्या है, रेक्टेंगुलर लूप, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ लूप इनवर्ड डायरेक्शन है, और यहाँ एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, आप E इज इक्वल टू देख ही रहे हैं, E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, यहाँ n के प्लेस पे 1 रहेगा, डी बाई डी टी ऑफ फाइव भी लिखा जाएगा आपका बी ए कॉस जीरो। ठीक है, तो यहाँ माइनस
बी कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, कास 0 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा डी ए बाई डी टी। डी ए में यहाँ आपका जो मान लो ये लेंथ जो यहाँ है ये है यक्स, और ये मान लो है यल। एरिया की जगह पर लिखा जाएगा आपका एल एक्स माइनस बी डी, एरिया की जगह पे यहाँ हो जाएगा यक्स इंटू यल बाई डी टी। यल चेंज नहीं होगा, यल भी बाहर चलाएगा, कांस्टेंट कारण हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी, एक्स डिस्प्लेसमेंट रहेगा, डी टी टाइम है, तो हो जाएगा माइनस बी एल। ठीक है, तो आपका रियली यहाँ ये समझें आप, या यहाँ माड वैल्यू डाल दें, माड का मतलब यहाँ आप माइनस प्लस के झंझट से मुक्त रहें। ठीक है, तो यहाँ मामला कांस्टेंट रहेगा, यहाँ मामला कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अब यहाँ जैसे हम बात करते हैं तो यहाँ जो है आप जरा देखें, अब यहाँ भी आपका E इज इक्वल टू बी डी ए बाई डी टी रहेगा। तो यहाँ कभी फील्ड से कम एरिया पास होगा, कभी ज्यादा पास होगा, कभी और ज्यादा पास होगा, कभी और ज्यादा, कभी फिर कम फिर कम। इसका मतलब यहाँ डी ए लगातार वेरी करता रहेगा, तो यहाँ ईएमएफ कांस्टेंट नहीं रहेगा, ईएमएफ इसी में कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, समझ गए होंगे, जहां तक समझदार तो आप सदियों से हैं। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड बाय फिगर 6.9। यहां जरा देखें, एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल इधर आ रहा है, दूसरा मैग्नेट है जिसका साउथ पोल इधर आ रहा है। ठीक है, यहां आपको ये समझना जरूरी है कि लूप का कौन सा पोर्शन, मतलब ये जो यहाँ लूप है उसका कौन सा पोर्शन पीछे है बोर्ड के और कौन सा आगे है। तो जरा देखें, यहाँ ऐसे लाइन खींची गई है, फिर लाइन आगे नहीं दिख रही, यहाँ ऐसे खींची गई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कैपेसिटर जो लगा है वो पीछे है, इधर है, पीछे है। अब इधर से साउथ पोल आ रहा है, एक प्रकार से यहाँ फील्ड बढ़ रही है। फील्ड क्या हो रही, बढ़ रही है। अब फील्ड जब बढ़ेगी यहाँ पर, तो जो यहाँ से फील्ड लाइन जनरेट होनी चाहिए वो फील्ड को कम करने का प्रयास करना चाहिए। अब फील्ड को कम करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे करंट जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, तब करंट आपकी ऐसे चलनी चाहिए, ऐसे ऐसे मतलब अंदर जाएगी फिर अंदर से बाहर आएगी, अंदर से बाहर आएगी, ऐसे चलनी चाहिए करंट। ठीक है, इधर से भी देखा जाए तो नॉर्थ पोल पास आ रहा है, नॉर्थ पोल पास आने का मतलब ये है कि यहाँ फील्ड बढ़ रही है। फील्ड बढ़ने का मतलब ये है कि इंड्यूस करंट आएगी तो फील्ड को डिक्रीज करने का प्रयास करें, क्योंकि आप जान ही रहे हैं लेंजला। तो अब ये फील्ड किधर जनरेट करेगी, अब यहाँ इसको कौन सा पोल बनाना चाहिए, एक्चुअली यहाँ कौन सा पोल बनना चाहिए, नॉर्थ बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, नॉर्थ। यदि करंट ऐसे चल रही है, जरा ध्यान दें, ऐसे, तो ऐसे चल रही है, यहाँ ध्यान दें, इधर आपका ये कॉइल ऐसे है, ऐसे। अब ये साउथ पोल आ रहा है, साउथ पोल आ रहा है तो इधर साउथ पोल बनना चाहिए, साउथ पोल बनना चाहिए, तो करंट आपकी ऐसे होनी चाहिए, इधर करंट ऐसे होनी चाहिए, ऐसे। हाँ, करंट ऐसे होने का मतलब है ये यहाँ नहीं होना चाहिए। ध्यान दें, यहाँ साउथ पोल आ रहा है और साउथ पोल पास आ रहा है, तो यहाँ भी साउथ पोल जनरेट होना चाहिए जिससे साउथ पोल दूर भागे। तो आप जरा ध्यान दें, तो यहाँ साउथ पोल बनना चाहिए, साउथ पोल के लिए क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्लॉकवाइज के लिए जो है करंट यहाँ से बाहर से ऐसे चलनी चाहिए, अंदर ऐसे, इसका मतलब करंट डायरेक्शन ये होनी चाहिए। ठीक है, और इधर देखा जाए, इधर इधर नॉर्थ आ रहा है पास, इधर नॉर्थ बनना चाहिए, क्योंकि इसको पास आने से रोकना है, रिपेल करना होगा, तो यहाँ नॉर्थ बनेगा। तो नॉर्थ के लिए जरा देखो, इधर से तो आपका क्लॉकवाइज बना था, इधर वाला पोर्शन साउथ था,
इधर वाला पोर्शन अपने आप नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब करंट डायरेक्शन ऐसी ही होगी। करंट जिधर चलती है आप जानते ही हैं उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, उसके अपोजिट क्या चलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस वाली प्लेट से निकलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर करेंगे तो माइनस, प्लेट ए पॉजिटिव हो जाएगा, प्लेट बी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपका एक न्यूमेरिकल है। अच्छा, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के पहले हमको एक डेरिवेशन करना होगा। ए मेटेलिक रॉड ऑफ 1 मीटर लेंथ इज रोटेटेड with a frequency of 50 revolution per second, with one end hinged at the center and the other end at the circumference of a circular metallic ring of the radius 1 meter about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the ring, ठीक है। फिर कह रहा है कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, ये सब बात है। पहले हमको रोटेशनल ईएमएफ निकालना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ कलर चेंज करते हैं। अब आप जरा ध्यान दें, शेप ले लेते हैं सर्कल। अब देखिए जरा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जान लें आप, इनवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है, इनवर्ड डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर जो है एक मेटेलिक रॉड है, और इस सर्कुलर रिंग का जो रेडियस है 1 मीटर है, तो यहाँ भी रेडियस 1 मीटर रहेगा, लेकिन अभी आपको 1 से नहीं मतलब है, इसको हम आर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, आर, रेडियस आर है। एंगुलर वेलोसिटी जो है इसके रोटेशन की वो ओमेगा है। क्या है, ओमेगा। अब देखें, हम ये फार्मूला यूज करना चाहते हैं कि अभी अभी आप प्रूफ किए थे E इज इक्वल टू बी एल वी, ये फार्मूला हमको यूज करना है। लेकिन ये फार्मूला जो था उसमें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड रहती थी, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड रहती थी, लेकिन जो आपका मेटेलिक कंडक्टर था उसकी पोजीशन ऐसे चेंज होती थी, मतलब हर नई पोजीशन पुरानी पोजीशन के पैरेलल रहती थी। यहाँ रोटेशन हो रहा है, यहाँ जब रोटेशन होगा तो पुरानी पोजीशन नई पोजीशन से एंगल बनाएगी, ठीक है। ध्यान देंगे जरा, ये जो फार्मूला हम यूज करने जा रहे हैं यहाँ रोटेशनल ईएमएफ को डिराइव करने के लिए, मतलब ये जो रॉड है मेटेलिक रॉड जिसकी लेंथ आर है जो कि रोटेट कर रही है, तो हमको रोटेशनल ईएमएफ निकालना है। दैट मींस इसके एंड्स के बीच में जो ईएमएफ जनरेट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो हमको निकालना है। तो ये जब रोटेट करेगा तो ये पुराना सिचुएशन जो रहेगा उससे नया वाला एंगल बनाएगा। हम यदि ये फार्मूला यूज करना चाहते हैं तो इस फार्मूले में हर नई सिचुएशन पुराने के पैरेलल थी, पुराने के क्या थी, पैरेलल थी। तो अभी हम कब लगा सकेंगे ये सिचुएशन, तो आप जरा ध्यान दें। अब जैसे ये देखें सिचुएशन है, यहाँ एक सिचुएशन है और यहाँ एक सिचुएशन है, और फिर एक आपका येलो लाइन में ड्रा कर दे रहे हैं थोड़ा कम एंगल। अब जरा देखें, आप यदि यहाँ पर एक छोटा सा डी आर ले लें और यहाँ पर ले लें डी आर, यहाँ पर छोटा सा, आप जरा देखें ये दोनों आपस में लगभग क्या लग रहे हैं, पैरेलल लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं, पैरेलल।
ठीक है। यदि पूरी लाइन लेंगे तो पैरेलल नहीं है, लेकिन छोटी लाइन लेंगे तो पैरेलल है। ठीक है, इसका मतलब ये फार्मूला हम लगा सकते हैं, नई पोजीशन पुराने के पैरेलल है यहाँ भी, लेकिन कब, जब एंगल को छोटा लिया गया है। एंगल को क्या लिया गया है, छोटा लिया है। अब इस लोकेशन को आप आर ले लो, यहाँ पे ऐसे मान लो डी आर। ठीक है, एंगल जब स्मॉल होगा तभी आप ऐसी सिचुएशन ले सकते हैं, क्योंकि एंगल जैसे ही लार्ज हो जाएगा, एंगल जैसे ही लार्ज हो जाएगा, अब भी यदि आप डी आर ही लेते हैं मान लें, लेकिन वो डी आर अब पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, और जबकि ये फार्मूला लगाने के लिए नई पोजीशन पुराने के पैरेलल होनी चाहिए, यहाँ नई पोजीशन पुराने के पैरेलल है, लेकिन कब, जब एंगल बहुत छोटा हो और जो हम यहाँ पर रॉड की लेंथ लें वो बहुत छोटी लेंथ लें। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर थीटा जो है, यहाँ जो थीटा लिया जाएगा वो बहुत कम लिया जाएगा, और वो लिया जा रहा है डी थीटा। क्या लिया जा रहा है, डी थीटा। क्यों कम लिया गया आप समझ ही गए होंगे अब। ठीक है, और यहां से हम लोकेशन को, यहां से हम लोकेशन मान ले रहे हैं आर इसकी, जहां आप डी आर लेंथ ले रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा डी ई इज इक्वल टू बी वी और डी आर, और ये हो जाएगा आपका डी ई इज इक्वल टू बी, वी की जगह पे लिख सकते हैं आप आर ओमेगा। क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा लिख सकते हैं। वाई, बिकॉज वी नो दैट वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। तो मेरे प्यारे ये आपका डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा बी ओमेगा आर डी आर। ठीक है, अब हमको डी ई चाहिए, तो हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन में बी और ओमेगा बाहर आ जाएगा, आर डी आर अंदर रहेगा, क्योंकि बी ओमेगा कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा आपका। अब जरा ध्यान दें यहाँ पे, ये जो आप यहाँ डी आर माने थे, तो वो आर एक कम से कम यहाँ आ सकते थे आप, भगवान। हाँ ध्यान दें, यहाँ जो है ये आपका आर कम से कम 0 हो सकता था, और ज्यादा से ज्यादा कैपिटल आर हो सकता था। इसका तब इंटीग्रेशन जो होगा वो 0 से आर होगा। ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू बी ओमेगा आर डी आर, इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 और 0 से आर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे E इज इक्वल टू बी ओमेगा। एक बार अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, अपर लिमिट हो जाएगी आपकी आर स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट रख दिया गया, फिर माइनस लोअर लिमिट रखी गई वेरिएबल की जगह पर। तो फाइनल यहाँ E इज इक्वल टू आ गया आपका 1/2 बी आर स्क्वायर ओमेगा। ये रिजल्ट आ गया। इसको प्रूफ करने का एक तरीका और है, एक तरीका और है, वो भी जरा देखें आप। अभी जैसे ज्यादा एंगल है, तो यहां पर जरा ध्यान दें कि इस आर्क और इस लाइन में अच्छा खासा डिफरेंस है। एंगल कम हो गया, एंगल ज्यादा था, एंगल कम हो गया, तो वो डिफरेंस भी कम हो गया। एंगल और कम हो गया तो वो डिफरेंस और कम हो गया। एंगल और कम हो गया तो वो डिफरेंस और कम हो गया। आप जरा ध्यान दें, एंगल जैसे जैसे कम होता जा रहा है, पहली बात तो आर्क और लाइन के बीच का गैप कम होता जा रहा है। एक काम और हो रहा है, एंगल ये बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब यदि थीटा टेंस टू 0 होगा, थीटा टेंस टू 0 होगा, ये जो आर्क है उसको हम लाइन मान सकते हैं अप्रॉक्स, और यहाँ जो एंगल रहेगा, मतलब कि रेडियस और आर्क में जो एंगल रहेगा उसे हम 90 मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एंगल बहुत छोटा है,
छोटा है तो ये जो आर्क है, आर्क को हम लाइन मान सकते हैं और ये एंगल 90 मान सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे थे जैसे जैसे हम एंगल को कम करते जा रहे थे लाइन और आर्क के बीच का जो गैप था वो कम होता जा रहा था। तो धीरे धीरे आपका आर्क और लाइन के बीच का गैप कम होने के कारण एक समय आर्क और लाइन अप्रॉक्स इक्वल हो जाएगा और ये एंगल भी धीरे धीरे क्या हो रहा था, पहले ये एंगल था, फिर ये हो गया आपका, फिर और कम, फिर मतलब धीरे धीरे क्या होता है, कम क्या बढ़ता जा रहा है और फाइनली 90 हो जा रहा है। इसका मतलब ये एंगल 90 भी हो जाएगा। तो यहाँ इसकी एरिया को हम डीए मान सकते हैं। एक तरीके से और इसी को सॉल्व कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को। तो जरा देखें, यहाँ पर यानी यूज कर ले रहे हैं। आप जानते हैं E इज इक्वल टू होता है, वैसे मॉड ऑफ E की बात कर रहे हैं तो एन डी फाई बी बाई डी टी। यहाँ एन के प्लेस पे 1 रहेगा आपका और डी फाई बी डी बाई डी टी। फाई बी की जगह आप लिख सकते हैं आप बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। या ओमेगा टी यहाँ ना भी रखें आप तब भी चलेगा, तो इसको थीटा ही रख दें और थीटा भी क्या 0 लिख दें। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेन है उस पर जो नॉर्मल होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्मल है, तो दोनों के बीच का एंगल हम 0 मान लेंगे, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, बी कांस्टेंट के कारण बाहर आ जाएगा, डी तो कांस्टेंट होगा नहीं तो डी बाहर अंदर रह गया। अब ये लिख सकते हैं बी बाई डी टी, डी क्या एरिया है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रायंगल की एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये बेस मान सकते हैं हम आर को, ये हो जाएगा 1/2, आर को बेस मान सकते हैं और इसे हाइट मान सकते हैं आर्क को। और यहाँ आर्क बराबर कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपान रेडियस, आर्क अपान रेडियस। तो यहां से आपका आर्क इज इक्वल टू हो जाएगा आर डी थीटा, आर डी थीटा। तो यहाँ जो परपेंडिकुलर है वो आर्क है और आर्क क्या है, आर डी थीटा है, आर डी थीटा यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे आप, तो मॉड ऑफ ई इज इक्वल टू ये 1/2 बी आर स्क्वायर, यहाँ डी थीटा बचा है और क्या बचा है, डी टी बचा है। इसको आप पहचान रहे होंगे, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, डी थीटा बाई डी टी होता है। तो यहां से आपका इंड्यूस एमएफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 बी आर स्क्वायर ओमेगा, ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर हल्का सा रिपीट कर दे रहे हैं। दो तरीके से इसको सॉल्व किया गया, एक में इस फार्मूले का इस्तेमाल किया गया और आपको बताया गया कि फार्मूला तभी यूज कर सकते हैं जब स्टेट कंडक्टर का जो नई पोजीशन है पुरानी पोजीशन के पैरेलल, ठीक है। लेकिन यहाँ रोटेशन का मामला था, रोटेशन में ऐसा नहीं हो सकता था, लेकिन कब, जब एंगल ज्यादा होगा तब ऐसा नहीं हो सकता था, ठीक है। लेकिन जब एंगल कम होगा, एंगल कम होगा तो ऐसा हो सकता था। इसका जब एंगल कम होगा तभी नई पोजीशन पुराने के पैरेलल होगी, तभी हम फार्मूला लगा सकेंगे, तभी हम लगा सके, ठीक है। अब फिर सॉल्व कर दिए इसको। अब यहाँ पर यदि हम एरिया के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट यूज करना चाहते हैं तो ये हाइट तभी होगा जब बेस से इसका एंगल क्या हो, 90 हो, एक चीज। और दूसरा आपका ये आर्क जो है लाइन में रहे, क्योंकि ये लाइन हो, ये लाइन हो, ये लाइन हो तभी ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी बात की गई कि जब एंगल ज्यादा होता है तो लाइन और आर्क में अच्छा खासा डिफरेंस होता है, एंगल कम हो जाता है तो डिफरेंस भी कम हो जाता है, एंगल और कम हो जाता है तो वो डिफरेंस और कम हो जाता है, एंगल और कम हो जाता है तो वो डिफरेंस और कम हो जाता है, एंगल और कम होने पे डिफरेंस और कम। अब आप देखें एंगल धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 90 होने जा रहा है, इसका मतलब कि जो रेडियस है और जो आर्क है वो आपस में एंगल 90 बनाने जा रहा है और आर्क आपका लाइन पर कोइंसाइड करने जा रहा है, तो आर्क को हम लाइन भी मान सकते हैं, लाइन को आर्क मान सकते हैं। यदि एंगल बहुत छोटा हो तो
एंगल छोटा होगा तभी हम आर को लाइन मान सकते हैं, और लाइन होगा तभी इसे हम ट्रायंगल कह सकते हैं। ये एंगल 90 हो जाएगा, आपको बात वही रही यहाँ पे। और किसी भी ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 यहाँ बेस के प्लेस पे आर हो गया, हाइट के प्लेस पे आर डी थीटा हो गया, तो यहाँ रख के सॉल्व कर दिया गया। अब आप इस क्वेश्चन पे आ सकते हैं। आपका मेटेलिक रॉड ऑफ 1 मीटर, तो रेडियस दे दी गई है 1 मीटर, इज रोटेटेड विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो एक प्रकार से फ्रीक्वेंसी है 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो ओमेगा इज इक्वल टू आप जानते हैं 2 पाई एन होता है, तो हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू 22/7 और एन है यहाँ पे 50। इतना हो जाएगा आपका रेडियन पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा हो गया, आर हो गया अबाउट एन एक्स पासिंग थ्रू द, अभी जो डेरिवेशन की हमारे ख्याल से वही लग जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है? 1 टेस्ला है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? ईएमएफ पूछा जा रहा है। तो ईएमएफ इज इक्वल टू आप जानते हैं 1/2 बी आर स्क्वायर, ओमेगा आ चुका है। 1/2 बी कितना है? यहाँ पे 1 टेस्ला है। आर कितना है? जो रॉड की लेंथ होगी वही रेडियस हो जाएगी रोटेट करते समय, तो 1 का स्क्वायर। ओमेगा कितना है? ओमेगा आया है आपका 2 इंटू 22/7 इंटू 50। ठीक है, तो यही सॉल्व कर देना है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 22 5 जा 110, फिर 0 है बाई 7 ना बोल्ट। और आप इसका फाइनल टच चाहते हैं तो अपने पास ऐप्स है, इस्तेमाल कर लेते हैं। 1100 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू, यहाँ आ रहा है आपका 157.1428 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया। यार हमारे ख्याल से टाइम भी हो गया है। ठीक, तो थैंक्स इस बात के लिए, इतनी देर तक बने रहने के लिए। आज के बच्चे पढ़ भी ले तो वो भी एहसान है। ठीक है, तो आपसे वही पुराना रिक्वेस्ट भाई, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन प्रेस करने के लिए मोटिवेट करना है किससे? अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को। अब मेरे प्यारे लगे रहें। Arise awake and stop not till the goal is